दो तीन बातें दिल से कहनी है आपको। सुना होगा आपने बहुत सी कहानियां, बहुत से चैनलों पर डर का नाम लेकर किस्से सुनाए जाते हैं, लेकिन वो सब बस सुनने भर के होते हैं। असली दर्द, असली खौफ, आपकी रूह तक उतर जाने वाला डर सिर्फ भूत की कहानी 33 नूर आलम के साथ पर ही मिलता है। ये वो जगह है जहां कहानियां आपकी सांसें रोक देती है, दिल की धड़कनें तेज कर देती है और रात को नींद छीन लेती है। अगर आपको यहां मजा नहीं आया, डर महसूस नहीं हुआ, तो इस चैनल का नाम आप खुद बदल दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल वादा करता है कि ऐसी कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। हर नए वीडियो के साथ एक नया जख्म, एक नया खौफ आपकी रूह को छू कर जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आएगा वह अपने आप आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर दिल की धड़कनें तेज हुई, डर ने वाकई मजा दिया, तो लाइक दबाकर हमें बताइए, क्योंकि बुक की कहानी 33 नूर आलम के साथ पर डर कभी खत्म नहीं होता। अब तैयार हो जाइए और कहानी के अगले अंधेरे मोड़ की ओर। जब घर चुप्पियों से रो पड़ा, गांव के उस पुरखों भरे कदम से लगे घर की दीवारें जैसे अपने अतीत की कहानियां फुसफुसा रही थी। रातें यहां गहरी और हवा में एक अजीब ठंडा सन्नाटा रहता था, जो अंदर तक खुरचता हुआ मन को कांपने पर मजबूर कर देता। घर के आंगन में एक पुरानी पीपल खड़ी थी। उसने भी कई सालों से अपने पत्तों के नीचे चीजें छुपा रखी थी। बच्चों के खेल, मौतें और किसी के आंखों में छछूदर सा डर। उस पीपल के बीच में एक छोटा सा कुआं था, जिसके ऊपर कभी लोहे की जुलफ्टी लगी रहती, अब वह भी जर्जर हो चली थी। गांव वालों के बीच पुरानी कहानियां थी कि उस कुएं का पानी वैसे तो साफ है, पर रात में उसके पास से गुजरना किसी का नाम नहीं छोड़ता। निखिल वही था, जिसकी कद काठी साधारण, पर आंखों में कुछ अलग सा साफपन था। वह घर में अकेला था। माँ बाप कई साल पहले मौत के सफर पर चले गए थे। गांव में लोग कहते थे कि जिंदगी ने निखिल को थोड़ी सी कठोर कर दिया, पर सच यह था कि उसके भीतर एक दरार थी, जो हर बार किसी याद के थपेड़े पर खुल जाती। उसकी एक ही बहन थी, राधिका। राधिका की हंसी घर की रोशनी थी। उसका साफ चेहरा और धीमी मुस्कान बच्चों की तरह सबको खींच लेती। दोनों का नाता बचपन से ऐसा था कि लोग कह उठते, ये दोनों एक दूसरे के हिस्से हैं। पर किस्मत के पन्ने कब पलट जाए, कोई नहीं जानता। कुछ साल पहले राधिका की शादी किसी बड़े शहर में हुई थी, पर शादी के बाद घटनाएं अजीब तरह से घूमने लगीं। पहले छोटा सा झगड़ा हुआ, फिर दूरी, फिर कुछ अजीब फोन कॉल्स, रात के बादल जैसा कुछ। एक दिन अचानक राधिका वापस आ गई। उसने कहा कि वह शहर नहीं टिक पाएगी। घर की मिट्टी, भाई की बातें भी उसका मन खींच लाईं। निखिल के चेहरे पर खुशी थी, पर उसकी आंखों में एक बेचैनी भी थी, जो किसी अधूरे वादे की तरह दबा हुआ था। राधिका का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। पहले वह रोज सुबह की तरह चूल्हा संभालती, खेतों के काम में हाथ बटाती, पर रातों में उसकी आंखों में कभी कभी मानो कोई और भी झलकने लगती, कोई परछाई जो उसे खींच लेती। निखिल ने कभी उसे टोका नहीं। भाई का प्यार मूक होता है, पर आंखें हर बात पढ़ लेती है। गांव के कुछ लोग कहने लगे कि राधिका के मुस्कुराने में अब जहर सा घुलने लगा है, पर वे किससे कहें? किसने सुना है किसी के दिल में उठती आवाज को? एक रात ऐसा भी था जब चांद अनोखा था, पूरा गोल और धुंधला, जैसे किसी ने उसे देख लेने के बाद डर सा गया हो। उस रात घर में बिजली गई थी और गांव में भी अजीब तरह की खामोशी। राधिका ने खाना लेकर अपने कमरे में चली गई। निखिल थकी सी पलंग पर लेटा रहा। उसका मन एक सिमटती सी बेचैनी से भरा था। अचानक बाहर से कोई आवाज आई, जैसे कोई मिट्टी छानने की। निखिल उठकर बाहर आया। आंगन में कोई नहीं था, बस पीपल के पत्तों की सरसराहट और कुएं की धीमी घरघराहट। पर उसकी आंखें उस ओर ही खिंची जहां से अंधेरा अधिक गहरा था। राधिका के कमरे का दरवाजा आधा खुला था और अंदर से किसी की सांस की हल्की आवाज आ रही थी। निखिल भीतर गया। राधिका बिस्तर पर नहीं थी। पलंग पर उसकी चादर सुलझी पड़ी थी, पर उसके गहने कपड़े वही थे। धीरे धीरे दरवाजा खोलते हुए उसने आवाज दी, राधिका। कोई जवाब न मिला। तब उसने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। पिछवाड़े की ओर एक पतली सी परछाई भागते हुए तो दिखी, पर अंधेरा इतना गहरा था कि पहचानना संभव न था। निखिल ने बिना किसी सोचे समझे घर के बाहर निकलकर उस परछाई का पीछा किया, पर जैसे ही उसने कुएं की तरफ कदम बढ़ाया, उठा एक अजीब सा सर्द हवा का झोंका जिसने उसके भीतर कुछ काट दिया। पर वह नहीं रुका।
भाई की चिंता उसकी हद्दबद्ध सोच को धक्का दे रही थी। कुएं के पास कुछ बूंदें जमीन पर गिरी थी, लाल रंग की, जो चांद की रोशनी में ओघट की तरह चमक रही थी। निखिल का दिल जैसे रुक गया। उसने उन बूंदों का पीछा किया जो घर की ओर बढ़ती हुई आंगन की ओर जा रही थी। आंगन के बीच पीपल के नीचे वही परछाई खड़ी थी, पर यह परछाई मानवी नहीं लग रही थी। उसकी शाखाएं मानो मानव हथकड़ी बनकर हिल रही थी। निखिल ने आते ही देखा कि वहां खून का एक छोटा सा धब्बा था और उसी में एक सुनहरी घड़ी पड़ी थी, वही घड़ी जो राधिका हमेशा पहनती थी। उसकी सांसें फांसी सी रह गई। तभी किसी ने पीछे से उसकी कंधे पर हाथ रखा। निखिल ने मुड़कर देखा तो राधिका खड़ी थी, पर उसकी आंखें कुछ अलग सी उजली थी, जैसे किसी ने उन्हें जलाया हो। राधिका हंसी, पर वह हंसी उसकी नहीं थी। कोई और आवाज उससे निकल रही थी। भाई! उसकी आवाज में एक आग्रह था, पर साथ ही कुछ उजाड़ी हुई ठंडक भी। निखिल को लगा कि उसका दिल किसी भारी चीज से दब रहा है। उसने तुरंत राधिका को पकड़कर अंदर खींचने की कोशिश की, पर राधिका मानो बेवकूफ सी उसका हाथ छूते ही बदल गई। उसकी हड्डियां उछीली हुई नजर आईं और उसके होंठ से एक खनखनाहट निकली, जैसे कुएं के अंदर से कोई आवाज बाहर आई हो। उस रात से चीजें और उलझ गई। राधिका के भीतर कोई और चेहरा रहने लगा था। कभी वह रातों को अजनबियां गीत गुनगुनाती, कभी अंधेरे में मुस्कुराकर कुएं की ओर देखती। गांव वाले चक्कर लगाकर आते, पर राधिका वैसे ही खामोश सजीव चेहरे वाला घर की दीवारों पर टिका रह जाती। निखिल ने डॉक्टर के पास ले जाने की भी सोची, पर कोई दवा काम नहीं आती। राधिका की तबीयत तो बनती नहीं थी, पर उसका शरीर भी जिंदा था। रात के समय जब घर में लंप जलती, तो राधिका अक्सर बस्ती से बाहर निकलकर कुएं के पास बैठ जाती और अपने हाथों से मिट्टी में कुछ उंगलियों से खोदने लगती। ऐसा लगता मानो वह किसी को वापस बुला रही हो। समय के साथ निखिल के भीतर भी कुछ बदला। वह कितना भी मजबूत क्यों न रहा हो, रात में उसकी आंखों के सामने वही दृश्य बार बार आता। राधिका के हाथों से मिट्टी गिरती, उसके चेहरे पर उभरी हुई कोई अन्यथा। वह जानता था कि कुछ गलत हो रहा है, पर कारण समझ में नहीं आता। एक दिन गांव के बूढ़े पंडित ने आकर कहा, इस घर में कोई पराया साया है जो भीतर घुस आया है। वह कुएं से जुड़ा है। जब वह चीज दिल से जुड़ जाए तो जिंदगी में किसी को छोड़ती नहीं। पंडित की बातें सुनकर निखिल का मन और भी टूट गया, पर अब वह समझ गया था कि यह कोई आम बीमारी नहीं है। राधिका किसी दूसरे के लिए माध्यम बन चुकी थी। दिन प्रतिदिन राधिका का व्यवहार और भी विचित्र होता गया। वह बैठकर अंधेरे में किसी से बातें करती, किसी को बुलाती और कहा नहीं, पर कभी कभी उसकी आंखों से डबडबियां भी गिराती, पर वे आंसू नहीं, कुछ पवित्र सा और खौलता हुआ सी दिखती। गांव वालों ने दूर ही रहना शुरू कर दिया। परिवार का सामान धीरे धीरे सिकुड़ता गया। खेतों पर जाने वाले मवेशी कम हो गए, दोस्त भी दूर चले गए। गांव जैसे भूलने लगा था उस घर को, पर निखिल वहां था, हर दिन उसी दर्द के साथ जो उसकी रूह में पिघलता जा रहा था। एक संध्या जब हवाएं भारी और आसमान जमींदोज था, राधिका ने अचानक निखिल को बुलाया। उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य लगे, पर उस सामान्यता के भीतर एक तेज बेचैनी थी। निखिल कमरे में गया। राधिका बिस्तर पर बैठी थी, हाथों में वही पुरानी घड़ी थी जो अब टूट चुकी थी। उसने कहा, भाई, तुमने मुझे बचाने की इतनी कोशिश की, पर अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हें और ज्यादा दर्द सहना पड़े। राधिका के होंठों पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में कोई ठंडक थी। निखिल ने उसके हाथ थामे। राधिका, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? क्या हुआ है? बताओ, मैं कुछ करूंगा। पर राधिका की आंखों में अब कोई और कूद रही थी। उसकी बातों में एक ठंडा निश्चितता थी। उसने धीरे धीरे कहा, यह दर्द, यह बारी, तुम्हें भी इससे छुटकारा चाहिए। निखिल को लगा कि कोई अंधेरी लहर उसके अंदर से बहकर निकाल रही है। वह बोला, तुम क्या बोल रही हो? राधिका, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। राधिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, भाई, कभी भी प्रेम का रास्ता भी कष्ट देता है। तुम जानो मेरे साथ होने का मतलब क्या है? तुम मुझे बचाने के लिए कितना कुछ खो चुके हो। अब अगर तुम चाहो तो सब ठीक हो सकता है। निखिल ने महसूस किया कि कुछ कहा जा चुका है, पर वह क्या कर सकता था? क्या वह अपनी बहन को ठीक करने के लिए इतने कड़े कदम उठा सकता था? उसकी रूह में एक अजीब जंगली सोच उभरने लगी। उस बेचैनी का नाम कुछ और था, परंतु नाम क्या बताए? न्याय, मुक्ति
या सिर्फ विरह? राधिका ने कहा, कुएं के पास जाओ, वहां पर जो आवाज सुनते हो वह नहीं रुकती, वह मेरा हिस्सा बन चुकी है। पर अगर तुम चाहो तो तुम उसे अपनी रगों में उतार सकते हो, इससे वह शांत हो जाएगी और तुम्हें भी चैन मिलेगा। निखिल समझ गया कि राधिका कुछ कहने की कोशिश कर रही है, पर उसके शब्दों के पीछे कौन था, कौन सी शक्ति उसे बोलवा रही थी। पर उसकी आंखों में भाई का प्यार छलक रहा था और वह भाई उसकी सारी परवाह में उलझा हुआ था। अपनी बहन के दर्द को देखकर वह कहां शांत रह सकता था। पंडित की पुरानी बातें, कुएं की आवाज, रात की परछायां, सब उसके दिमाग में घूम रहे थे। उसकी सोचें उड़ रही थीं। उसे लग रहा था कि यदि किसी भी तरह से वह उस आवाज को बंद कर सके तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर क्या यह समाधान सही था? वहां कोई रास्ता था क्या जो बिना किसी और के नुकसान के सब कुछ ठीक कर दे? पर जब प्यार गहराई तक हो तो इंसान वो कर गुजरता है जो कभी सोच नहीं सकता। निखिल की इकलौती दुनिया थी उसकी बहन, और उसकी बहन की आवाज अब किसी और आवाज से धुंधली होने लगी थी। राधिका ने निश्चित किया कि उन्हें एक आखिरी अवसर लेना है। रात को जब पूरा गांव सोया होगा, वे कुएं के पास जाएंगे। निखिल के दिल में एक अजीब सी गुंजती हुई शांति आई, जैसे उसका भीतर का कोई हिस्सा अब सिकुड़ कर बैठ गया हो। उसने सोचा, अगर यह अंतिम उपाय है और मेरी बहन को इससे मुक्ति मिले तो मैं क्यों पीछे रहूं? पर सच्चाई यह थी कि निखिल के दिमाग में भी कुछ टूट रहा था। उसकी रातें डर और रोशनी के बीच शून्य में खिंची थीं। आदमी जब कुछ खो चुका हो तो वो दूसरों को भी खोने को तैयार हो जाता है। यह सोचकर उसकी आंखों में एक अंधेरा चमक निकला। वह कहना चाहे तो कहता कि यह बहादुरी है, पर भीतर से यह कुछ और ही था, एक प्रकार का बलिदान जिसमें आत्मा का खून सूख जाता है। जैसे ही रात गहरी हुई, निखिल और राधिका बाहर निकले। गांव के घर सब ढके हुए थे और हवा में आसपास की मिट्टी की खुशबू घुल रही थी। कुएं की ओर बढ़ते हुए निखिल को लगता था कि हर कदम पर उसकी रूह बिखर रही है। कुएं के पास पहुंचकर राधिका ने धीरे धीरे पंडित द्वारा बताए मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया, परंतु वह मंत्र उसके द्वारा नहीं, किसी और की आवाज में निकल रहे थे। हवाओं ने उनका पीछा किया और कुआं का पानी जैसे उबला हुआ दिखाई दिया। रात की अंधेरी परछाइयां उनके चारों ओर गोल बन गई, मानो चीजें बाहर से भी देख रही हों। राधिका ने कहा, तुम्हें जो करना है करना पड़ रहा है। उसने एक पुराना लोहे का चाकू निकाला। वह चाकू किसी अतीत का प्रतीक था जिस पर समय के दाग थे। निखिल ने देखकर कांप उठी, पर बहन ने उसे धीरे से कहा, यह हमारी परंपरा नहीं, पर यह अंतिम रास्ता है। निखिल ने अपने हाथ कांपते हुए चाकू उठा लिया। उसकी हथेलियां पसीने से तैली हुई थीं, पर अब वह रुक नहीं सकता था। उसने महसूस किया कि उसकी हर सांस के साथ कुछ टूट रहा है, पर बहन की भली भांति के लिए कुछ भी कर लेना उसका धर्म था। राधिका ने अपने हाथ उसकी तरफ झुकाए और उसकी आंखों में अंधेरा चमक बैठा। वह बोली, तुम्हें कूदना है, पर पहले तुम मुझे छूना है। निखिल की आंखों में आंसू उभर आए। उसने अपने खून भरे हाथों से उसकी गर्दन को सहला दिया, और फिर जो हुआ उसे कहना मुश्किल है, जैसे कोई पुराना रिवाज, एक आदत, या फिर कोई शाप हो जिसने ही उसे हिला दिया। निखिल ने चाकू उठा लिया और उस पर धीरे से वार किया। पहली बार चोट लगी तो राधिका का एक गैर मानवीय चिल्लाना निकला, जो हवा में घंटी की तरह गूंजा। पर निखिल का हाथ नहीं रुका। उसने बार बार वार किया। हर वार के साथ उसके भीतर का दर्द और बढ़ता गया, जैसे कोई जस्ता बेल्ट उसे कसकर बांध रहा हो। उसकी आंखों में अपनी बहन की सीमा थी, पर उसके हाथों का काम जारी रहा। हर बार जब ब्लेड घुसी, निखिल को कुछ अलग सा महसूस होता, मानो उसके अपने अंग भी एक एक करके खो रहे हों। उसका अंदर का आदमी धीरे धीरे मर रहा था और कुछ और बाहर आ रहा था, एक खालीपन, ठंडी, चुप्पी भरी हवा। राधिका के शरीर से खून बहता रहा और कुएं के पास पत्तियां लालीन हो गईं। आसमान में बादल लुढ़कते रहे और चांद भी मानो सब कुछ देखकर ठंडा पड़ गया। अंततः जब आखिरी चोट पड़ी, राधिका की आंखों से एक हल्की चमक निकली और उसके होंठों से एक उदास मुस्कान फूटी, जैसे किसी ने उसकी पीड़ा को समझ लिया हो। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद भाई, और उसके बाद जैसे किसी ने अचानक अंधेरे की चादर टांग दी हो, वह चुप हो गई। कुएं की ओर से एक ठंडी हवा निकली और फिर हुआ कुछ अजीब। उस हवा के साथ एक धीमी सी हंसी निकली,
जो किसी और की नहीं बल्कि खुद मिट्टी की तरह लग रही थी। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। निखिल अब अकेला था। उसने जो किया वह उसकी अपनी आत्मा में छेद कर गया था। गांव की दीवारों पर उसके कदम की गूंज बदल चुकी थी। अब हर आवाज में वह वही कटु याद गूंजती थी। लोग कहते हैं कि जो कर्म तुम करते हो वे तुमको साथ में ले जाते हैं। उसी रात निखिल ने देखा कि कुएं के पास से कुछ और नजर आया। एक परछाई जो राधिका की थी, पर उसकी आंखें अब खाली थी। वह परछाई धीरे धीरे निखिल के पास आई और उसे छूकर कहीं चली गई। निखिल का शरीर थर थर कांप रहा था। उसने देखा कि उसके हाथों पर लाल दाग तो थे ही, पर उसकी आंखों के सामने अब कुछ और भी था। उसका प्रतिबिंब बदल रहा था। ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों की चिंता उसके अंदर गहराती जा रही हो। वह घर गया, पर घर उसकी चीजों से भरा हुआ पर तन्हा था। उसकी बहन के बिना सब कुछ सुना सुना, और उसके भीतर एक निहित चीख उठ रही थी जिसे वह दबाए नहीं रख सका। राधिका की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं बढ़ गईं। रात में कोई चलता दिखाई देता, पर सवेरे तक वह गायब हो जाता। किसी ने कहा कि उस रात से कुएं के पानी में कोई चीज बदल गई है। पानी अब भी साफ था, पर उसकी सतह के नीचे कुछ हिलता हुआ सा दिखता। बच्चे कहते कि रात को राधिका की कुछ छाया चौखट पर आती और दरवाजे पर खड़ी होकर भाइयों की याद आती है। निखिल हर दिन अपने किए पर रोता, पर रोते हुए भी उसके आंसू ठंडे पड़ते गए। गांव के लोग डरते थे और उससे दूरी बनाने लगे, क्योंकि वे कहते कि जिसने अपने रक्त से किसी की जान ली वह अब गांव के लिए अभिशप्त हो सकता है। समय बीता गया, पर निखिल की तन्हाई कम न हुई। वह हर रात कुएं के पास जाता और उसकी आंखों में अपनी बहन की छवि देखता, पर वह छवि मृतप्राय, उदास और खाली थी। कभी कभी उसे यह भी आभास होता कि राधिका की आत्मा अब भी उसकी ओर देखती है, पर अब वह प्यार नहीं, सिर्फ इंतजार और प्रश्न लेकर आती है। निखिल ने महसूस किया कि उसने जो किया वह किसी मुक्ति का रास्ता नहीं था, बल्कि एक शुरुआत थी, एक ऐसा सिलसिला जिसकी कोई सीमा नहीं। उसने सोचा कि उसकी बहन को उसने मुक्त किया, पर असल में उसने उसे और गहराई में धकेल दिया। 1 वर्ष बीतने के बाद भी निखिल का चेहरा नहीं बदला, पर उसकी आंखों में कुछ बदतर था, एक स्थायी खालीपन जो हर बार कुएं की ओर देखते ही जाग उठता। गांव के लोग अब भी उससे दूरी बनाए रखते। उसकी खोपड़ी पर एक चढ़ते हुए धुआं सा रहता, जैसे कोई आग उसके भीतर धीरे धीरे जल रही हो। बच्चे उससे खेलना छोड़ चुके थे, और जब वे रात में किसी कहानी में कुएं की बात करते तो वे उसके नाम के साथ डर जोड़ देते। निखिल ने सोचा कि यदि समय ना ले तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए, पर समय ने तो उसके भीतर घाव गहरा कर दिए थे। कई बार रातों में अजीब आवाजें आती, दरवाजे पर किसी के हाथ की खरोंच, चौखट पर किसी के नमक सा पैर के निशान, और कभी कभी राधिका की मुस्कुराहट की गूंज भी। निखिल को जो सबसे डराता था वह यह कि वह खुद भी अब उस परछाई की तरह खाली दिखने लगा था। उसके सपनों में अब अक्सर वह रात दिखती जब उसने चाकू उठाया। वह दृश्य बार बार उसे खींचकर अपने पास ले जाता। एक रात वह सोचता हुआ कुएं के पास पहुंचा और उसने देखा कि कुएं पर एक नई चीख उभर रही है। वह उसकी ही आवाज थी, पर उससे कुछ और भी जुड़ा हुआ था, जैसे कई आवाजें अब एक होने लगी हों। कुएं के पास बैठकर निखिल के भीतर अचानक एक अजीब सा फैसला आया। शायद उस चीख का अंत करने का एक और रास्ता था, पर क्या वह फिर वही गलती दोहराए? वह उठा और गांव के पंडित को ढूंढा। पंडित ने उसकी पीड़ा महसूस की और कहा, बेटा, जो हुआ उसे लौटाना अब संभव नहीं, पर तुम्हें अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम सच्चे मन से पछताओ और दूसरों की सेवा करो। निखिल ने कई तपस्या की, पर वह शांति नहीं मिली। पंडित के कहने पर उसने गांव के कुएं की राख खोली, पूजा की, पर उसकी आत्मा कुछ और ही चाह रही थी। उसकी रातें अब और ज्यों-ज्यों गहरी होती, उसकी यादों का बोझ बढ़ता गया। समय के साथ गांव में निखिल का नाम एक डर की कहानी बन गया। बच्चे एक दूसरे को डराते हुए कहते, वो निखिल के घर मत जाना, रात में वहां राधिका की सी छाया घूमती है।